वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एचआर सर आप लोगों का फिर से स्वागत करता है। और आज का जो टॉपिक हम आज की जो क्लास हम लेके आए हैं वह बड़ी ही प्रामाणिक क्लास है और एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित है। आप लोग इस क्लास को पूरी सुनेंगे क्योंकि पूरी सुनने के बाद ही आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये कुछ अलग बातें हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखी है, अन्य कोई कॉम्पिटिटिव बुक्स में नहीं दे रखी है। क्लास को पूरी सुनने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है अपना प्रागैतिहासिक काल और इसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनके बेसिक कंसेप्ट अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब आधारभूत ज्ञान और मोटी मोटी बातें क्या हैं, पहले मोटी मोटी बातें लेंगे, फिर इसकी छोटी छोटी बातें लेंगे। मोटी मोटी बातें क्या हैं, देखिए, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीन प्रकार के कालों में इनको अपन डिवाइड करते हैं। और इनकी समय सीमा जो है, इनकी अवधि है 50 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ये किसकी है? पूरा पाषाण काल की अवधि है। कौन माना जाता है, एक आइडिया है, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह पूरा पाषाण काल का माना जाता है। आगे बात समझ में याद रखें, 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का काल। मध्य पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो लगभग 9,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह एक दोनों कालों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई सेपरेट चीज नहीं है। यह है पूरा पाषाण काल का थोड़ा सा नव पाषाण काल में प्रवेश का जो समय है उसको अपन क्या कहेंगे, मध्य पाषाण काल कहते हैं। और इसका समय लगभग माना जाता है 9,000 ईसा पूर्व के लगभग 9,000 ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। अब नव पाषाण काल जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? नव पाषाण काल की प्रमुख बात क्या है? इसका काल कौन सा है? इसका माना जाता है 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का काल जो है वो नव पाषाण काल का माना जाता है। ये मोटी मोटी बातें तो आप याद रखें। पहली बात क्या है, 25 लाख से 10,000 तक का जो काल है ईसा पूर्व, ठीक है। और 9,000 ईसा पूर्व, 9,000 से 1,000 ईसा पूर्व, यह नव पाषाण काल का समय माना जाता है। देखिए क्या खास बात है, पूरा पाषाण काल के देखेंगे, फिर मध्य पाषाण काल के देखेंगे और फिर नव पाषाण काल की देखेंगे। पूरा पाषाण काल की खास बात क्या है, यह आखेटक एवं खाद्य संग्रहक काल भी कहलाता है। आखेटक, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। पूरा पाषाण काल में जो मानव था, जो आदि मानव था, वह क्या करता था, आखेटक यानी शिकार करता था। और शिकार करने के बाद शिकार के अलावा खाद्य संग्राहक भोजन एकत्र करता था, फिर उसको खाता था। इस काल की बात है। आखेटक व खाद्य संग्राहक काल कौन सा कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। ठीक है। और दूसरी खास इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या, कि पूरा पाषाण काल जो है उसके जीवाश्म भारत में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। पूरा जीवाश्म का मतलब है पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था उनके जो मर गया उसके बाद उनके जीवों के अंश अपने को भारत में, पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। सिर्फ जीवाश्म की बात हो रही है, औजारों की या उनके बर्तनों की जो टुकड़े हैं उनकी बात नहीं हो रही है। पूरा तत्व तो उनके अपने को मिलते हैं, लेकिन जीवाश्म पूरा पाषाण काल का पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता है। प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न आ गया एग्जाम में, क्या पूछ लिया कि पूरा भारत में पूरा पाषाण कालीन जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए हैं? भारत में पूरा पाषाण कालीन जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए हैं? छोटा सा प्रश्न आ गया है। तो उसको आप देखेंगे, पहले वाला लिख दिया जम्मू कश्मीर में लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया नर्मदा नदी घाटी में, तीसरा लिख दिया कश्मीर उसमें तुंगभद्रा नदी की घाटियों में, फिर चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में पूरा पाषाण काल का जीवाश्म कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है। आगे बात समझ में। अब देखें नेक्स्ट, भाई टॉपिक को पढ़ें लेकिन उसको समझे भी, उनको गुणे भी जिसको कहेंगे। और दूसरी बात क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट खास बात क्या आ रही है पूरा पाषाण काल की, पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजार
मतलब पुरापाषाण कालीन औजारों की विशेषता थी, वो अनगढ़ थे, कैसे भी टेढ़े मेढ़े, गढ़े हुए नहीं थे, अपरिष्कृत, जिसको सही शब्द अपन काम में लेंगे, अपरिष्कृत थे। पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो किस प्रकार के थे? अपरिष्कृत थे, अनगढ़ थे, अपरिष्कृत थे, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और पुरापाषाण काल का संबंध जो है वो मनुष्य की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी के कई काल हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के, तो उनको किस युग में मानते हैं? हिमयुग। हिमयुग जो है उसमें पुरापाषाण काल हिमयुग से संबंधित है, या जिसको अपन कहेंगे इंग्लिश में प्लाइस्टोसीन काल। पुरापाषाण काल किस काल से संबंधित है? तो आप बताएंगे प्लाइस्टोसीन काल से संबंधित है। पुरापाषाण काल किससे संबंधित है? हिमयुग से संबंधित है या फिर प्लाइस्टोसीन काल से संबंधित है? दोनों एक ही नाम है, हिमयुग या प्लाइस्टोसीन एरा, ठीक है, इससे संबंधित है। फिर अपन बात करेंगे मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण बिंदु आपने देखे कि आख्याटक व खाद्य संग्रह का काल था ये, इसमें मनुष्य शिकार करता था और खाद्य संग्रह या भोजन संग्रह करता था। दूसरी बात, इनके जो औजार थे वो अपरिष्कृत थे। तीसरी बात हमने पढ़ी कि इनके जो जीवाश्म है भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं, इनके जीवाश्म भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं। चौथी बात ये और देखो कि गंगा यमुना ओका कछारी प्रदेश, मतलब भारत, पूरे भारत में इसके पुरातत्व पाए जाते हैं। पुरापाषाण काल के पुरातत्व तो पूरे भारत में पाए जाते हैं। पुरातत्व का मतलब हो गया कि जैसे इसके पत्थर के औजार हैं या अन्य कोई चित्र हैं, वो सारी बातें वो पुरातत्व के अंतर्गत आएंगे। कि पुरापाषाण काल के पुरातत्व समुचे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर इनके पुरातत्व नहीं पाए जाते। तो गंगा यमुना या सिंधु नदी का जो कछारी प्रदेश है उसमें पुरापाषाण कालीन पुरातत्व नहीं पाए जाते हैं, बल्कि समूचे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन पुरातत्व पुरापाषाण काल के पुरातत्व कहां नहीं पाए जाते, भारत में कहां पर नहीं पाए जाते हैं? तो गंगा यमुना सिंधु नदी का जो कछारी प्रदेश है वहां पर पुरापाषाण काल के पुरातत्व नहीं पाए जाते हैं। जबकि जीवाश्म तो भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं, जबकि पुरातत्व समूचे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन कहां नहीं पाए जाते? यहां नहीं पाए जाते हैं, गंगा यमुना सिंधु का कछारी प्रदेश। मध्य पाषाण काल की खास बात क्या है? मध्य पाषाण काल की खास बात क्या है कि यहां इस काल में 9000 ईसा पूर्व का काल, ये संक्रांति काल भी कहलाता है, संक्रांति काल भी कहलाता है। कि ये इस काल में मनुष्य शिकार तो करता था, और शिकार करने के अलावा खाद्य संग्रह के साथ साथ मछली को मारना, मछली पकड़कर जीवन यापन करने लगा। इसमें मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ना मध्य पाषाण काल, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद होगा। मोटी बातें हैं, छोटी बातें और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि उत्तरार्ध में क्या कह रहे हैं। मध्य पाषाण काल जो था उसका उत्तरार्ध जो था उसमें पशुपालन की प्रवृत्ति पाई गई है। पशुपालन कब से शुरू होता है? जैसे अपन प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो आप बताएंगे पशुपालन की शुरुआत मनुष्य ने कर दी थी। कब? मध्य पाषाण काल के उत्तरार्ध में, या उत्तर मध्य पाषाण काल, जब मनुष्य नवपाषाण काल में प्रवेश करने वाला है उस समय की बात है। मध्य पाषाण काल के उत्तरार्ध में पशुपालन की प्रवृत्ति पाई गई है। और कब तक? ये देखो, प्रवृत्ति पाई गई है। अब अपन बताएंगे कि मध्य पाषाण काल का जो पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष जो मिले हैं, पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं वैसे आदमगढ़ में, मतलब पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष जो हैं वो आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और बागोर, भीलवाड़ा, आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश, और बागोरा कहां पर है? भीलवाड़ा। आप लोग मुझे पूछ ले प्रश्न कि आदमगढ़ और बागोर जो है या पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन में दे देंगे, दो तो जो जोड़े बना के देंगे, तो आदमगढ़ और बागोर आप ध्यान में रखेंगे। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में। यहां पर पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लगभग 5000 ईसा पूर्व के हैं, याद रहे। अब अपन बात करेंगे नवपाषाण काल के प्रमुख बिंदुओं की। नवपाषाण काल के प्रमुख विशेषता क्या है
कि खाद्यान्नों का उत्पादन, अरे खेती प्रारंभ हो गई थी कौन से काल में? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या प्रारंभ हो गई थी? खाद्यान्नों का उत्पादन, खेती करना प्रारंभ हो गया था। खाद्यान्नों का उत्पादन कहां पर, कौन से काल में हो गया था? नवपाषाण काल में। और एक देखो नाम लिख रखा मैंने, शब्द लिख रखा है ली मेशूरियर। ली मेशूरियर क्या है, किस काल से संबंधित है? तो पहली बात आप ध्यान में रखेंगे, ली मेशूरियर जो है वह एक विद्वान है जिन्होंने टोन्स नदी में नवपाषाण कालीन किसी औजार की खोज की थी। ठीक है, नवपाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान या इतिहासकार ने की है? तो आंसर हो गया ली मेशूरियर, या प्रश्न बन जाए ली मेशूरियर ने किस काल के औजारों की खोज की है? तो आप बताएंगे नवपाषाण काल के औजारों की। या प्रश्न और घुमा दे कि नवपाषाण काल के औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आप बताएंगे ली मेशूरियर नामक इतिहासकार या विद्वान ने। किस नदी घाटी से? टोन्स नदी घाटी से। ठीक है, अब एक और देखिए, वेलारी संभाग, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेलारी संभाग किससे संबंधित है? तो पहली बात तो आप बताएंगे नवपाषाण काल से संबंधित है। वेलारी संभाग किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। क्यों, क्या खास बात है कि वेलारी संभाग जो है उसको क्या कहते हैं भाई, कहां पर है? ये तो पता है, वेलारी कर्नाटक में है। और क्यों प्रसिद्ध है? इसे दक्षिण भारत का नवपाषाण कालीन केंद्रीय स्थल माना जाता है। दक्षिण भारत का नवपाषाण कालीन केंद्रीय स्थल, दक्षिणी भारत का नवपाषाण कालीन केंद्रीय स्थल, दक्षिणी भारत का नवपाषाण कालीन केंद्रीय स्थल किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे वेलारी कर्नाटक को। दक्षिणी भारत का नवपाषाण कालीन केंद्रीय स्थल किसे माना जाता है? वेलारी संभाग को। और वेलारी संभाग कहां पर है? कर्नाटक में है। अब एक और प्रश्न है, निविलियर फ्रेजर। क्या है? निविलियन फ्रेजर। निविलियन फ्रेजर जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, क्या नाम बता रहा हूं? निविलियन फ्रेजर। निविलियन फ्रेजर जो था, उन्होंने वेलारी संभाग को दक्षिण भारत का नवपाषाण कालीन केंद्रीय स्थल घोषित किया। मतलब वेलारी संभाग को दक्षिण भारत का नवपाषाण कालीन केंद्रीय स्थल किसने घोषित किया? प्रश्न बढ़ गया। तो आप बताएंगे निविलियन फ्रेजर ने। किसने? निविलियन फ्रेजर नामक विद्वान ने। कब घोषित किया? तो आप बताएंगे 1872, 1872 में। कब घोषित किया भाई? 1872 में घोषित किया। ये एनसीईआरटी का कलेक्शन है, बड़ा शानदार प्रश्न बनते हैं। अगर आपने इनको रीड कर लिया तो आपको आते हैं, और अगर नहीं रीड किया तो आप पछताते हैं। ठीक है, तो देखिए, और पूरा पाषाण काल की कुछ खास बात और बता देता हूं। पूरा पाषाण काल जो है उसको 3 भागों में और अपन डिवाइड करते हैं। एक तो क्या कहेंगे, पूरा पाषाण काल जो है उसको 3 भागों में अपन डिवाइड करेंगे। पहला तो आरंभिक पूरा पाषाण काल, ये आरंभिक है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, स्टार्टिंग का पूरा पाषाण काल। फिर मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। 3 भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। किसको? पूरा पाषाण काल को। भाई पाषाण काल को तो 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया, आरंभिक, मध्य और उच्च। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आरंभिक पूरा पाषाण काल की खास विशेषता क्या है? ये थोड़ा सा डीप प्रश्न है, थोड़े से डीपली प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो देखिए, पत्थर की कुल्हाड़ी, क्लीवर, ये कई बार आ जाता है, क्लीवर और गंडासा। क्लीवर और गंडासे किस काल से संबंधित हैं? अगर पूरा पाषाण काल में भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़े, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ऑप्शन देते पूरा पाषाण काल से, ये तो दिमाग में था, लेकिन अब किस में है भाई? प्रारंभिक में है, मध्य में है, या उच्च पूरा पाषाण काल में है? फिर एक और लिख दे मध्य पाषाण काल में है, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि पत्थर की कुल्हाड़ी, क्लीवर और गंडासा जो है वह आरंभिक पूरा पाषाण काल से संबंधित औजार हैं। भीमबेटका की चट्टानी गुफाओं में भी इसके चित्र प्राप्त हुए हैं अपने को,
और सोहन नदी घाटी, थार का मरुस्थल और कश्मीर जो है, कश्मीर और नर्मदा की घाटियां जो है, यहाँ पर आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार, चित्र आदि यहाँ से या पुरातत्व अपने को यहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरे औजारों में कंफ्यूज हो जाता है ये, और है फलक, भेदनी, छेदनी और खुरचनी। फलक, भेदनी, छेदनी, खुरचनी किस काल से संबंधित है? ठीक है, तो मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या नाम दे रखा है? फलक, भेदनी, छेदनी, खुरचनी। खुरचनी तो अब भी पहले भी चलती थी, थोड़े दिनों पहले ही चलती थी, थोड़े दिनों से मतलब कुछ सालों पहले बचपन में खुरचनी हमने देखी है। तो फलक, भेदनी, छेदनी और खुरचनी ये किस काल से संबंधित है? मध्य पुरापाषाण काल से। मध्य है लेकिन पुरापाषाण काल है। मध्य पाषाण काल अलग चीज है, मध्य पुरापाषाण काल अलग चीज है। तो फलक, भेदनी, छेदनी, खुरचनी ये पुरापाषाण काल से है लेकिन मध्य पुरापाषाण काल से है। अब देखो एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये कलेक्शन है, शल्क के औजार। शल्क के औजार किस काल से संबंधित हैं? ये जितने भी औजार थे किस पत्थर से? शल्क पत्थर के औजार बनाए जाते थे, इसको कहते हैं शल्क के औजार। अगर आप लोगों से पूछ ले तो आप बताएंगे मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न बनता है, मध्य पुरापाषाण काल के शिल्प कौशल के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? मध्य पुरापाषाण काल के शिल्प कला के उदाहरण या शिल्प कौशल के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी के तटवर्ती व तुंगभद्रा नदी के दक्षिणावर्ती। नर्मदा नदी के तटवर्ती और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणावर्ती क्षेत्र में मध्य पुरापाषाण काल के शिल्प कौशल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे उच्च पुरापाषाण काल की खास बात, और वह कई बार एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है क्या? चकमक उद्योग। चकमक जानते हो कि जलाया और जल गई। चकमक उद्योग की स्थापना किस काल से संबंधित है? चकमक उद्योग की स्थापना जो है वह किस युग की प्रमुख विशेषता है या अन्य विशेषता है? तो आप बताएंगे पुरापाषाण काल। तो बताएंगे पुरापाषाण काल है, लेकिन पुरापाषाण काल में भी जब एक सेलेक्ट करना पड़े तो कौन सा? उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता है चकमक उद्योग की। और एक और खास बात क्या है कि आधुनिक मानव या होमोसेपियंस मानव या ज्ञानी मानव का उद्भव जो हुआ वह किसमें हुआ? उच्च पुरापाषाण काल से में हुआ। यानी कि ज्ञानी मानव की उत्पत्ति कब होती है? पुरापाषाण काल में होती है, लेकिन एंड में आकर के, जिसको कहते हैं उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में ज्ञानी मानव उत्पन्न हुआ या होमोसेपियंस मानव उत्पन्न हुआ। उसके दिमाग में दिमाग का आकार बढ़ा और उसमें गुणात्मक विकास हुआ। ठीक है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रागैतिक काल से हैं। अगली क्लास में हम उनको एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रश्न हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।